आज विश्लेषण में बात उपचुनाव के उस जंग की जो प्रचार थमने के बाद आखिरी मोड़ पर आ गई, क्योंकि नेताओं को जितना जोर लगाना था लगा लिया। अब बाजी जनता के हाथ में, जो अपने मत से मैदान में उतरे नेताओं के भाग्य का फैसला करेगी। लेकिन चुनाव प्रचार थमने से पहले आज जमकर प्रचार हुआ। जहां रामपुर में जनसभा का दौर चला तो आजमगढ़ में रोड शो का युद्ध देखने को मिला। लेकिन सवाल बड़ा है कि उपचुनाव की ये जंग जीतेगा कौन, क्योंकि जो इस चक्रव्यूह को भेदेगा वो 24 का चक्रवर्ती बनेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। थम गया प्रचार का शोर, जनता का रुख किस ओर। उपचुनाव की लड़ाई आखिरी मोड़ पर आई। दिग्गजों ने भरी हुंकार, जीत की ललकार। गरीब को न्याय दिलाते हुए यहाँ के भूमाफियाओं को उनके किए की सजा दिलाने का काम भी किया था। हमारे पैगंबर इस्लाम की तौहीन करने वाले सारे इंतकाम अल्लाह लेगा और अल्लाह के इंतकाम से बड़ा किसी का इंतकाम नहीं होता। देश का सबसे बड़ा सूबा फिर एक बार चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। फिर एक बार भाजपा और समाजवादी पार्टी आमने सामने है और दांव पर लगी है आजमगढ़ और रामपुर की वो सीट जिन्हें जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनी तो रामपुर का यही चाकू भाइयों बहनों गरीबों को उनका हक देने का काम कर रही है। अगर हमारे मुखिया को नजर नहीं आता तो उन्हें मुबारक, हिसाब तो होगा। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा। मैं नहीं करूंगा तो आने वाली नस्लें करेंगी, हिसाब तो होगा। हताशा है, निराशा है। अगर वो जीत के दावे कर रहे हैं तो यहाँ आना चाहिए था, एक बार मुंह दिखाना चाहिए था। आजमगढ़ को मुंह तो दिखाए नहीं। अरे रोड शो तो कोई भी करे वो अलग बात है, मैं उन बातों से नहीं जाना चाहता हूँ। भारी कौन है ये पूरा इतिहास सामने है, कोई नई चीज़ है क्या, और क्यों आप अनभिज्ञ और अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है कि वो कोई भी उतरा हो, कोई किसी का भाई हो, कोई कहीं से बिलोंग करता हो, ये चुनाव जमाली ही जीते। अब बाजी जनता के हाथ में है, जो अपने वोट से मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी। लेकिन प्रचार थमने से पहले दिग्गजों ने खूब दम दिखाया। जहां सबसे बड़ी लड़ाई रामपुर में नजर आई। एक तरफ सीएम योगी घनश्याम लोधी को जितवाने के लिए प्रचार कर रहे थे, तो आजम खान अपनी पूरी फैमिली के साथ सपा के असीम राजा को रामपुर का राजा बनाने की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। पर आजमगढ़ में प्रचार का आखिरी दिन रोड शो के नाम रहा। एक तरफ धर्मेंद्र यादव का रोड शो था तो दूसरी तरफ निरहुआ का। लेकिन मैदान में बसपा के गुड्डू जमाली भी हैं, जिसने आजमगढ़ की लड़ाई त्रिकोणीय बना दी है। आजमगढ़ और रामपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए चुनावी शोर आज थम गया। समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अखिलेश यादव ने इन दोनों ही सीटों पर जाकर चुनाव प्रचार नहीं किया। आजमगढ़ की सीट तो खुद अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव न आजमगढ़ गए और न ही रामपुर जाकर उन्होंने पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगा। अब चुनाव की अग्नि परीक्षा में कौन पास होगा और कौन फेल, इसका फैसला 23 जून को होना है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पर उपचुनाव की जंग में सबसे ज्यादा नजर अगर किसी सीट पर है तो वो है आजमगढ़, जहां पिछले एक दशक से सपा का एक छत्र राज रहा है। 2014 में यहां से मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते, तो 2019 में अखिलेश यादव, और अब सैफई परिवार की विरासत को बचाने की जिम्मेदारी धर्मेंद्र यादव के कंधों पर है, जिन्हें भाजपा और बसपा से दोहरी चुनौती मिल रही है। 22 के चुनाव आते आते 10 की 10 सीटें आजमगढ़ के लोगों ने दी, तो इससे शानदार इतिहास क्या होगा। और उस शानदार इतिहास की छाती पर मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। इतने शानदार बैकग्राउंड के साथ चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है, ये बहुत किसी उम्मीदवार के लिए सौभाग्य की बात होगी। हसीन सपना तो देख रहे हैं, लेकिन जीत के करेंगे क्या। अगर एक बार तो जीते ही थे ना, छोड़ के गए क्यों। हताशा है, निराशा है। अगर वो जीत के दावे कर रहे हैं तो यहाँ आना चाहिए था, एक बार मुंह दिखाना चाहिए था। आजमगढ़ को मुंह तो दिखाए नहीं। कैसे और क्यों? हमारा है, ये मिट्टी हमारी है। ये लोग बाहर से आके थोड़ी हमारा खेत जोतेंगे, और ये चुनाव हम नहीं हराएंगे, यहाँ की जनता हराएगी उनको, और हरा रही है।
जातीय गणित की बात करें तो 19 लाख मतदाताओं में से करीब 4.5 लाख यादव हैं। मुस्लिम और दलित की आबादी 3-3 लाख के करीब है। बाकी वोट सभी जातियों के हैं। यानी सपा की नजर यादव मुस्लिम गठजोड़ पर है तो बसपा की कोशिश मुस्लिम और दलित को एक साथ लाने की। पर राजनीतिक दलों के लिए ये चुनाव हार जीत से कहीं आगे का है, जिसे राजनीति के जानकार 24 के लिटमस टेस्ट के रूप में देख रहे हैं। अगर भाजपा इसे जीत गई तो दिल्ली में हैट्रिक लगाने का उसका दावा और ज्यादा मजबूत होगा। अगर सपा ने अपने दोनों किले बचा लिए तो अखिलेश के बनाए गुलदस्ते में फिर से बहार आ सकती है। मतलब चुनाव रामपुर और आजमगढ़ में है, लेकिन भविष्य 24 से जुड़ा हुआ है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रचार युद्ध में आज सबसे ज्यादा चर्चा रामपुर की रही, जहां एक तरफ सीएम योगी गज रहे थे तो दूसरी तरफ आजम खान बरस रहे थे। दरअसल भाजपा की नजर आजम खान के गढ़ पर है, जहां सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा आजम खान की है और यही वजह थी कि भाजपा के निशाने पर समाजवादी पार्टी का नाम कम, आजम खान का ज्यादा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आजम इस अग्नि परीक्षा में पास हो पाएंगे, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ रामपुर का नहीं बल्कि आजम खान का भी। रामपुर में योगी का धुआंधार प्रचार, आजम खान पर सीधा प्रहार। कहावत है ना कि रस्सी पूरी जल जाती है लेकिन ऐंठन नहीं जाती। कुछ लोगों की ऐंठन अभी भी नहीं जा रही है। जेल से छूटने के बाद आजम का टेस्ट, चुनावी पिच पर कौन बेस्ट? आजम बचा पाएंगे रामपुर का किला या बदल जाएगी हवा? किला ढह चुका है, गढ़ किसी का नहीं होता है। रामपुर की महाभारत में सीधी लड़ाई सपा और भाजपा के बीच है। भाजपा की कोशिश आजम खान के किले को ढाहकर 2014 का इतिहास दोहराने की है, तो सपा ने रामपुर में अपना इनकलाब फिर से बुलंद करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लेकिन प्रचार थमने से रामपुर का सियासी पारा उस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच गया जब सीएम योगी ने एक के बाद एक 2 जनसभाएं कर आजम खान को उन्हीं के गढ़ में सीधी चुनौती दे दी। कहावत है ना कि रस्सी पूरी जल जाती है लेकिन ऐंठन नहीं जाती। कुछ लोगों की ऐंठन अभी भी नहीं जा रही है। रस्सी जल गई है लेकिन ऐंठन नहीं जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, हम फिर भी भेदभाव नहीं करेंगे, चिंता मत करिए। कहते हैं साहब, उस समय कहते थे नहीं जेल में रहकर के उपचार करेंगे, अब कहते हैं जेल तो बड़ा नरक था, अब उनको जेल नरक लगने लग गया। उस समय कहते थे कि जेल ही हमारे लिए जन्नत है। मुख्यमंत्री आवास पे प्रदेश के पेशेवर दंगाइयों को बुलाया जाता था, पेशेवर अपराधियों का सम्मान होता था। समाजवादी पार्टी के सरकार के समय यही होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार जब बनी, भाइयों बहनों, उसी मुख्यमंत्री आवास पे आज गुरुबाणी का पाठ होता है। सीएम योगी रामपुर से पहले जब आजमगढ़ में प्रचार करने गए थे तब ऐसे ही गरजे थे। मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाने का अवसर देना ये हमारा दायित्व है। और भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से आपके पास आया हूं। आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ मत बनने दीजिए। आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने के विकास की प्रक्रिया के माध्यम से आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आपके साथ आया हूं मैं। रामपुर के चाकों का दुरुपयोग उन्होंने किया था यहाँ की जमीनों पर कब्जा करने के लिए, गरीबों को उजाड़ने के लिए। लेकिन जब ये रामपुर का चाकू डबल इंजन की सरकार के हाथ में आया तो यहाँ पर गुंडों और माफियाओं के खिलाफ तो कार्रवाई हुई, साथ साथ सरकारी धन का उपयोग यहाँ के विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के किया जा रहा है। दरअसल आजम खान के किले को ढाहने के लिए भाजपा ने अपने मंत्रियों की पूरी फौज उतार दी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री से लेकर वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री से लेकर बड़े बड़े महारथ प्रचार कर चुके हैं और आखिरी दिन बाजी अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी की थी, जिन्होंने जीत के साथ ही आजम के किले के ढहने की भविष्यवाणी कर दी। किला ढह चुका है
गढ़ किसी का नहीं होता है। आम जनमानस की जो सेवा करता है उसको आम जनमानस आशीर्वाद देती है, अपनी सेवा करने का अवसर देती है, जिताती है विधानसभा में, लोकसभा में। जहां एक तरफ भाजपा पूरी ताकत से रामपुर जीतने में लगी है, तो दूसरी ओर सपा ने रामपुर जिताने की जिम्मेदारी पूरी तरह से आजम खान के कंधों पर छोड़ दी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आजम खान ने 3 जनसभाएं की और जमकर भाजपा पर निशाना साधा। डकैती के अनगिनत मुकदमात हो, उसकी मरी हुई मां पर भी मुकदमा हो, बहन भाई बच्चे दोस्त अहबाब साथी, यहाँ तक कि आज भी मुरादाबाद और रामपुर की जेलों में लोग बंद हैं और उनकी जमानतें नहीं हो सकी हैं। सरकार को मुझसे इतना क्या डर हो गया, जहाँ चाहे मार लेते, अभी जहाँ चाहे मार लेंगे, जब तक मेरी किस्मत में मेरी जिंदगी लिखी है मैं जिंदा हूँ। अब सबकी नजर 23 जून की तारीख पर टिकी है, जब जनता अपने वोट से रामपुर के भाग्य का फैसला करेगी। लेकिन साथ में एक फैसला आजम खान का भी होगा, क्योंकि रामपुर में इस बार सबसे बड़ी परीक्षा अगर किसी शख्स की है तो वो आजम खान ही हैं, जिसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि भाजपा ने अपने प्रचार में सपा से ज्यादा निजी हमला आजम खान पर ही किया है। अब आजम खान उपचुनाव की अग्नि परीक्षा में पास होते हैं या फेल, इसका फैसला 26 जून को होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उपचुनाव का प्रचार तो थम गया, लेकिन अखिलेश के प्रचार न करने को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि बिना अखिलेश के समाजवादी पार्टी क्या अपने दोनों किलों को बचा पाएगी। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि आजमगढ़ का चुनाव अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद ही हो रहा है और उसके बाद भी अखिलेश चुनाव प्रचार करने नहीं गए। अभी अखिलेश का आत्मविश्वास है या रणनीति, ये 26 जून को पता चलेगा। उपचुनाव का अखाड़ा, किसका चमकेगा सितारा। बिना अखिलेश के खत्म हुआ प्रचार, कैसे होगा साइकिल का बेड़ा पार। उपचुनाव से अखिलेश की दूरी, काम आएगी ये रणनीति। आजमगढ़ और रामपुर का प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन प्रचार युद्ध में अखिलेश यादव का न उतरना कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि जिस उपचुनाव को जानकार 24 का टेस्ट बता रहे हैं, जिसे जीतने के लिए सीएम योगी से लेकर भाजपा के बड़े बड़े मंत्री और सांसद अपनी ताकत लगा रहे हैं, उस चुनावी जंग में बैटिंग करने के लिए अखिलेश यादव एक दिन भी नहीं उतरे। और अब प्रचार खत्म हो गया है तो सवाल बड़ा हो गया है कि क्या बिना अखिलेश के समाजवादी पार्टी उपचुनाव की ये जंग जीत पाएगी, क्योंकि बिना प्रचार के ही अखिलेश ने दोनों सीटों पर अपनी जीत का दावा ठोक दिया है। चुनाव दोनों समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, रामपुर का चुनाव भी और आजमगढ़ का चुनाव। आजमगढ़ की जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। अब ये अखिलेश यादव का आत्मविश्वास है या खास रणनीति, क्योंकि आजमगढ़ का उपचुनाव अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद ही हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्या बिना अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार के ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये दोनों ही सीटें फंस जाएंगी। इसका पता तो 26 तारीख को चलेगा, जब दोनों उपचुनाव के परिणाम सामने आएंगे। वहीं भाजपा निशाना साध रही है और प्रचार से अखिलेश की दूरी को हार का डर बता रही है। श्री अखिलेश यादव जी जानते हैं कि वह आजमगढ़ हार रहे हैं, रामपुर हार रहे हैं, इसलिए अभी तक यहाँ मुझे लग रहा है प्रचार करने आए नहीं। जब बड़ा भाई यहाँ रह करके सपा अध्यक्ष के रूप में यहाँ कुछ नहीं किया, तो छोटा भाई जो बनाए उसे हार करके वो क्या करेंगे। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल हो चुकी है, उनके पास कोई नीति एजेंडा नहीं है। गुंडे, बदमाश, माफिया, लफंगों के साथ उन्होंने सत्ता चलाने का काम किया है। जनता उनसे ऊब चुकी है, कई चुनाव में परास्त हो चुके हैं। आजमगढ़ और रामपुर में भाजपा जीतेगी। ये जैसे एक डिकोरम मेंटेन करते हैं कि हम उस चुनाव में नहीं जाएंगे, तो अखिलेश यादव जी अपना डिकोरम मेंटेन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इस पर कोई खास टिप्पणी बनती नहीं है। हमारे हिसाब से खास टिप्पणी नहीं बनती है, क्योंकि उनका एक दल है
और दल के लोग और लोग गए हैं, और उन्होंने क्यों नहीं गए ये उनकी स्ट्रेटजी है, उस पर कोई बनता नहीं कुछ। भाजपा के हमले पर सपा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की दुहाई दे रही है कि हर चुनाव में प्रचार करना सही नहीं, पर सवाल सही और गलत का नहीं, सवाल 2024 का है, क्योंकि उपचुनाव के बाद सीधी टक्कर 2 साल बाद होगी। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में सपा 5 के स्कोर से आगे नहीं बढ़ पाई है। ऐसे में अगर अखिलेश पूरी ताकत से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इकाई से दहाई तक कैसे पहुंचेंगे? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात विश्लेषण में होगी रायसीना की भिड़ंत की। विपक्ष को मिले यशवंत, क्योंकि 3 उम्मीदवार के इनकार के बाद आखिरकार विपक्ष को उनका उम्मीदवार मिल गया। ये कोई और नहीं बल्कि पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा है, जिनके नाम पर विपक्ष ने मुहर तो लगा दी, लेकिन रायसीना की रेस में विपक्ष जीत पाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक एनडीए ने पत्ते नहीं खोले। All political parties to support the candidature of Shri Yashwant Sinha, so that the nation can have a worthy Rashtrapati elected unopposed. खत्म हुई विपक्ष के उम्मीदवार की तलाश, यशवंत सिन्हा होंगे पास। रायसीना की रेस, सियासत हुई तेज। 3 उम्मीदवारों के इनकार और लंबी चली जद्दोजहद के बाद आखिरकार विपक्ष को अपना संयुक्त उम्मीदवार मिल गया है। विपक्ष ने पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। सभी अपोजिशन पार्टी मिलके एक ही उम्मीदवार को यूनानिमसली फाइनल किया है। सब पहलुओं पे विचार करके उनका यशवंत सिन्हा जी का नाम आगे आया। दरअसल 3 लोगों के इनकार के बाद विपक्ष समझ नहीं पा रहा था कि वो किसे अपना उम्मीदवार बनाए और किस पर दांव चले, क्योंकि शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और महात्मा गांधी के पौत्र गोपाल कृष्ण गांधी ने उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया था। इसके बाद शरद पवार की अध्यक्षता में बैठक हुई तो उम्मीदवार की तलाश यशवंत सिन्हा पर जाकर खत्म हुई। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी है और 29 जून नामांकन की आखिरी तारीख है। वहीं अगर बात करें तो आज विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें यशवंत सिन्हा को विपक्ष के नेताओं ने अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुन लिया है। यशवंत सिन्हा की अगर बात करें तो जिस तरीके से यशवंत सिन्हा कभी भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो वित्त मंत्री रहे। विपक्ष की तलाश तो खत्म हो गई है, लेकिन सवाल उन नंबरों का है जो राष्ट्रपति की जंग जीतने के लिए जरूरी है। 15 जून को ममता बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें विपक्ष के 22 दलों को न्योता भेजा गया था, पर शामिल सिर्फ 17 दल ही हुए थे। जिस आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, टीआरएस और वाईएसआर के पास गेम चेंजर वाले नंबर हैं, वो इस बैठक से दूर ही रहे। इसलिए सवाल बड़ा है कि क्या विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएगा, क्योंकि अब एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। मंगलवार को भाजपा ने भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करने के लिए संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई थी। हालांकि अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है। इससे पहले एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद पर एक राय बनाने के लिए राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को विपक्ष से बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन सत्ता और विपक्ष में इस पर एक राय नहीं बन पाई। यशवंत सिन्हा के नाम के ऐलान के बाद अब सबकी नजर जेडीयू के स्टैंड पर भी है, क्योंकि यशवंत सिन्हा बिहार से आते हैं और 2 बार ऐसा हो चुका है जब नीतीश कुमार लीग से हटकर उम्मीदवार का समर्थन कर चुके हैं। ऐसा पहली बार उन्होंने तब किया था जब एनडीए का हिस्सा होते हुए भी प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया। दूसरी बार रामनाथ कोविंद का समर्थन किया, जबकि उस समय जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा थी। ऐसे में यशवंत सिन्हा पर नीतीश कुमार का स्टैंड क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। मतलब अब एनडीए को ऐसा उम्मीदवार खोजना होगा जिस पर सबकी सहमति हो। जानकारों की माने तो पीएम मोदी ने इसकी तैयारी शुरू भी कर दी है। वो आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात कर चुके हैं। मतलब रायसीना की रेस के लिए जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। अब ये रेस सत्ता पक्ष जीतेगा या विपक्ष,
खेल खराब कर देगा, इसका फैसला एनडीए के पत्ते खोलने के बाद ही होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। विपक्ष ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, लेकिन इनकार बड़े झेलने पड़े। इतनी आसानी नहीं रही। पहले शरद पवार का नाम आया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। शरद पवार ने मना किया तो फारूक अब्दुल्ला को कहा गया आप बन जाइए उम्मीदवार, उन्होंने भी मना कर दिया। उसके बाद महात्मा गांधी के प्रपौत्र गोपाल कृष्ण गांधी को कहा गया, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया। और फिर चौथी जो बैठक हुई शरद पवार के नेतृत्व में, तब यशवंत सिन्हा का नाम विपक्ष ने फाइनल किया। तो 3 इनकार हुए और उसके बाद चौथे जब नाम आया यशवंत सिन्हा का, तब ये नाम फाइनल हो गया। अब एनडीए की तरफ से कयास किसके लगाए जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी वक्त नाम सामने आएगा, लेकिन जो उम्मीदवारी है, पहली ये बात कही जा रही है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एनडीए बना सकता है। दूसरा नाम है थावर चंद गहलोत का, जो वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं, कद्दावर नेता है, भाजपा के संघ की पृष्ठभूमि है, मध्य प्रदेश से आते हैं और बड़ी बड़ी सियासी रणनीतियां इन्होंने बनाई हैं बीजेपी के लिए। तीसरा नाम है मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री, और राज्यसभा की सदस्यता भी खत्म हुई है। माना जा रहा है कि अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर उनका नाम भी एनडीए फाइनल कर सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन एनडीए का उम्मीदवार बनता है, उसकी घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी। और सीधे रुक करते हैं एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। राष्ट्रपति के उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है, सीधे रुक करते हैं। अधिकृत किया गया था पार्टी की ओर से कि हमारे वरिष्ठ नेता भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और मैं पार्टी के अध्यक्ष के रूप में विभिन्न घटक दलों से और हमारे जो यूपीए के पार्टियां हैं उनके नेता, उनके साथ हम बातचीत करें और बातचीत करके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सर्वसम्मति बनाते हुए हम आगे बढ़ें। हमारे आदरणीय राजनाथ जी ने यूपीए के घटक दलों के नेताओं के साथ बातचीत की, कुछ के साथ उन्होंने बातचीत की, कुछ के साथ हमने बातचीत की। बातचीत का दौर चलता रहा, लेकिन कोई सर्वसम्मति पर आने की बात हो नहीं पाई और नामों की चर्चा के बारे में भी कोई सर्वसम्मति नहीं हो पाई। और आज हम जानते हैं कि यूपीए ने अपना राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसलिए आज की बैठक में हम सब लोग जो संसदीय बोर्ड के सदस्य थे, सब इस मत के आए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपने सभी घटक दलों के साथ बातचीत करते हुए हम राष्ट्रपति चुनाव के में अपना प्रत्याशी घोषित करें, क्योंकि यूपीए ने घोषित कर दिया। हम चाहते थे कि सर्वसम्मति से कैंडिडेट आए, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से होता है तो अच्छा रहता है। लेकिन इस प्रकार का उन्होंने जब कैंडिडेट घोषित कर दिया तो हम लोगों ने आज बैठक में हमारे अपने एनडीए के घटक के लोगों के साथ बातचीत करते हुए और लगभग 20 नामों पर हमारे यहाँ लंबे दौर की चर्चा हुई। और चर्चा में सब लोगों के साथ बातचीत करते हुए एक सर्वसम्मति इस बात पर बनी कि सभी नामों पर चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती
द्रौपदी मुर्मू जैसे राधाकृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा और वो टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। बाद में वो काउंसलर भी बनी और वाइस चेयरपर्सन रायरंगपुर की बनी और उसके बाद उन्होंने एक लंबा अरसा विधायक के रूप में देखा और विधायक के रूप में वो मंत्री बनने का भी उनको सौभाग्य मिला। उन्होंने सरकार में मंत्री के रूप में भी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री और फिशरीज मिनिस्ट्री को भी उन्होंने संभाला। और सबसे अच्छी बात ये भी रही कि उन्होंने नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए 2007 का वह भी उन्होंने अर्जित किया, उनको मिला। और बाद में वो 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड स्टेट की गवर्नर रहीं। तो इस तरीके से उनका राजनीतिक जीवन रहा है। एक बहुत ही संवेदनशील महिला नेत्री जिन्होंने शिक्षा से अपने आप को जोड़ करके जीवन में आगे बढ़े और जो जो जिम्मेवारियां उनको दी गई उन्होंने बहुत उत्तम तरीके से उसको निभाया है। इसलिए एनडीए ने और एनडीए के सभी घटक दलों के साथ बातचीत होते हुए आज संसदीय बोर्ड ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति के कैंडिडेट के रूप में घोषित किया है। बाकी जानकारियां और डिटेल हम देंगे, उनका बायोडाटा आपको अटैच कर दिया जाएगा। यही घोषणा मुझे करनी थी। तो ये भी सब डिटेल्स वर्कआउट होगा, हम लोग उसके दृष्टि से चर्चा करेंगे, लेकिन घोषणा हुई है ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीए ने अपना राष्ट्रपति प्रत्याशी घोषित कर दिया है और द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया गया है। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी और जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा ने बताया कि पूर्वी भारत से कोई राष्ट्रपति नहीं बना था, तो उसका ख्याल रखा गया। ट्राइबल यानी कि आदिवासी जो वर्ग है उससे कोई राष्ट्रपति नहीं बना था, तो इसलिए भाजपा ने आदिवासी वर्ग से जो आती हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। आपको बता दें कि ओडिशा राज्य में ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रही हैं। 2007 में बेस्ट एमएलए का अवार्ड भी मिला था और इसके साथ ही साथ झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही हैं 2017 से 2021 तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड की एकमात्र वो राज्यपाल हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा किया है। और भाजपा की तरफ से आदिवासी चेहरा द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। ये बड़ी जानकारी आपके सामने, बड़ी खबर है। एनडीए ने किया राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान। देखिए, द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित की गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है द्रौपदी मुर्मू, जिनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार एनडीए की तरफ से घोषित किया गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की। भाजपा की आदिवासी चेहरा है द्रौपदी मुर्मू और ये बड़ा दाव है राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर। अविनाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथी। अविनाश, ये बहुत मंथन उसके बाद आदिवासी चेहरे के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है, चेहरा बनाया गया राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर। अविनाश, बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया, तकरीबन 20 नामों पर बीजेपी ने मंथन किया और उसके बाद ये तय किया कि आदिवासी चेहरा दिया जाएगा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। और देश की पहली बार अगर बात करें तो कोई आदिवासी चेहरा राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने जा रहा है, वो है द्रौपदी मुर्मू। अगर बात करें तो द्रौपदी मुर्मू का एक लंबा इतिहास रहा है राजनीति में। खासतौर से अगर बात करें तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रहने वाली है और अगर बात करें तो 2000 से लेकर के 2004 तक उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार में मंत्री भी रही हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो 2015 से लेकर के 2021 तक
झारखंड की पहली महिला आदिवासी गवर्नर रही है और उसके बाद लगातार बीजेपी में वो सक्रिय रही हैं और आज भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार किसी महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार को घोषित कर रही है। इसके पहले अगर बात करें तो 2 मौके आए हैं जब भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा की थी और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रपति बना था। पहला मौका था 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त प्रधानमंत्री थे। तब अगर बात करें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उस वक्त बीजेपी ने अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया था और फिर 2017 में जब बीजेपी ने दोबारा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया तो रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया था, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ये पहली मर्तबा है कि अगर बात करें तो आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। और जिस तरीके से अगर बात करें तो बीजेपी के पास अभी नंबर्स हैं, खासतौर से अगर बात करें तो बीजेपी के पास बस 31,000 कुछ वोटों की ही कमी है और अगर उसे बीजेडी जिसकी की उड़ीसा में सरकार है वो अगर समर्थन कर देती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अगला राष्ट्रपति बनेगा। बिल्कुल। और अविनाश, जो भी पद हो, एक राजनीतिक मैसेज, एक सैद्धांतिक मैसेज देने की कोशिश भी होती है। पहला पूर्वी भारत, तो पूर्वी भारत में जिस तरीके से 2024 में जंग होने वाली है वो भी सधेगा। आदिवासी को लेकर अगर हम बात करें, जो अंत्योदय की बात करती है बीजेपी, वो सिद्धांत भी सधेगा। यानी कि जो राजनीतिक सोच है, जो सैद्धांतिक सोच है और जो समीकरण है, सभी को एक साथ साधने की कोशिश की गई है द्रौपदी मुर्मू के जरिए। अगर बात करें तो जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू लगातार भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रही हैं और झारखंड की पहली महिला आदिवासी गवर्नर भी हो रही हैं और उसके बाद लगातार वो बीजेपी के लिए काम करते हुए आई हुई थी। और जिस तरीके से अगर बात करें तो ये जो राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है तो बीजेपी हमेशा से एक मैसेज देने की कोशिश करती है कि वो तमाम सारे जाति, धर्म, संप्रदाय और उसके साथ साथ भारत के हर नागरिक के साथ खड़ी हुई है। और यही कारण है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने ये देखा कि कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति नहीं हुई है, लिहाजा इसीलिए 20 नाम जो भारतीय जनता पार्टी के पास आए थे। बिल्कुल अविनाश, और बहुत लंबा मंथन भी हुआ, किसको जिम्मेदारी दी जाएगी, किसको लास्ट में घोषित किया जाएगा, किसका नाम, इसको लेकर मंथन भी हमने देखा किस तरीके से हुआ। और द्रौपदी मुर्मू झारखंड में सबसे लंबे वक्त तक राज्यपाल भी रही है, अवधि तक, और उसके बाद अब उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। शुक्रिया आपका अविनाश पूरी जानकारी के लिए। आदिवासी महिलाओं को लेकर लगातार उन्होंने तत्परता दिखाई है, उनके हक को लेकर हमेशा आवाज बुलंद की है। अब एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को घोषित किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।